नमस्कार दोस्तों, एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 कार्यपालिका। दोस्तों, इस चैप्टर का अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के कार्यपालिका के बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारत की कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो भारत में कार्यपालिका को 2 स्तरों पर बांटा गया है, एक राज्य स्तर और दूसरा केंद्र स्तर। दोस्तों, राज्य स्तर की कार्यपालिका को राज्यों के लिए बनाया गया है। राज्य स्तर पर कोई भी कार्य होता है तो उन सभी कार्यों को राज्य स्तर की कार्यपालिका करती है, जैसे राज्य के कानूनों को लागू करना। दोस्तों, राज्य स्तर की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से भारत में केंद्र स्तर की कार्यपालिका पाई जाती है। ये कार्यपालिका पूरे देश के लिए कार्य करती है। इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, केंद्र स्तर की कार्यपालिका, जिसे हम संघ की कार्यपालिका भी कहते हैं, ये 2 भागों में विभाजित होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होते हैं। ये कार्यपालिका अस्थायी होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद ये भंग हो जाती है और इसका दोबारा से चुनाव किया जाता है। और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवा के सदस्य शामिल होते हैं, जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आदि। इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इनके चुनाव नहीं होते, ये अपनी मेहनत से बनते हैं। ये 60-65 साल तक कार्य करते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भारत की कार्यपालिका का पूरा ढांचा बना हुआ है। दोस्तों, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और सरकार के पास रहती है। और दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनावों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 54 के तहत कराए जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा भाग लिया जाएगा और सभी राज्यों की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। इस प्रकार से ये सभी सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है। इस प्रणाली को हस्तांतरणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रणाली में क्या होता है, एक ही व्यक्ति के वोटों का हस्तांतरण होता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, कौन कौन से कार्य वह कर सकता है। दोस्तों, पहली है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। जितने भी कार्यकारी कार्य होते हैं सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों और अन्य उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति विदेशी राजदूतों, कूटनीतिज्ञ, प्रतिनिधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं। ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। दोस्तों, विधायी शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति संसद के सदन को बुला सकते हैं और उसे भंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में 2 सत्र चलते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। इन सत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और राष्ट्रपति इन सत्रों को भंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों, अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है।
ये कानून तब लागू किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता, तो इमरजेंसी में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं और लोकसभा के 2 सदस्यों को नामांकित करते हैं। ये काम भी राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों के तहत करते हैं। दोस्तों, क्या होता है, राज्यसभा में 245 सदस्य है वर्तमान में, जिनमें से 233 सदस्यों का चुनाव होता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा में भी 545 सदस्य होते हैं, जिनमें से 543 के चुनाव होता है और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति कला, विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को चुनते हैं। तो दोस्तों, ये सभी काम राष्ट्रपति के द्वारा विधायी शक्तियों के माध्यम से किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति को दया याचिका पर विचार करने और दोषियों को माफी देने और उनकी सजा को कम करने, स्थगित करने या समाप्त करने का अधिकार होता है। विशेषकर मृत्युदंड के मामले, कोई भी व्यक्ति है जिसे फांसी की सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति चाहे उस व्यक्ति की सजा को कम करा सकता है या माफ करा सकता है, या उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल सकता है। ये सभी काम राष्ट्रपति न्यायिक शक्ति के माध्यम से करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति संविधान से संबंधित किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। ये सभी कार्य प्रधानमंत्री न्यायिक शक्तियों के माध्यम से करते हैं। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी प्रकार का केस या एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती। भारत के किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश की सुरक्षा या आर्थिक स्थिरता के खतरे में होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, क्या होता है, अगर देश में कोई आर्थिक संकट आ जाए या बाहरी देश कोई आक्रमण कर दे, तो ऐसे समय पर राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा सकता है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, अगर कोई राज्य सरकार अपना शासन ढंग से नहीं चला पा रही है, तो उस समय राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और उसके मुख्यमंत्री वगैरह को, उसके मंत्रिमंडल को हटा सकता है। अनुच्छेद 360। दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, क्या होता है, अगर देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक स्थिति देश की खराब हो जाती है, तो उस समय राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में समझते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वे सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति संसद की सलाह से युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति संधि भी कर सकते हैं। देश की, दोस्तों, क्या होता है, देश की जितनी भी सेना होती है, सारी सेना किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। क्योंकि देश के बड़े बड़े जो सैनिक प्रमुख होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति अगर किसी देश से युद्ध करना हो, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेकर उस देश से युद्ध की घोषणा कर सकता है। या शांति स्थापित करना हो किसी देश से, तो शांति की स्थापना भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पर। तो दोस्तों, ये सभी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां थी।